नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की। मनमोहन सरकार ने इन्हें हाल ही में फिल्म सेंसर बोर्ड की चेयरमैनशिप से बर्खास्त किया है। क्या इनकी नाटकीय या फिल्मी जिंदगी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं अनुपम खेर से ही सीधी बात। अनुपम जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप परेशान बड़े नजर आए, क्या बात है? परेशानी का कारण था। परेशानी जब आपके मौलिक अधिकारों को छीना जाता है या आपके साथ कुछ बदतमीजी होती है तो तकलीफ होती है, और जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है। आप अच्छी तरह से काम करते हैं, अपने पूरे लगन के साथ काम करते हैं, और जब उस पर उंगली उठाई जाए और गलत तरीके से उठाई जाए तो किसी भी नागरिक को गुस्सा तो आता ही है। सरकार का हक है किसको रखे किसको नहीं रखे, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? सरकार का हक है, जरूर रखे, पर किसको कैसे निकाले और किसको कैसे रखें, आई थिंक इस पर तहजीब की बात आती है। आप इतने बड़ा कलाकार, इतने बड़े फिल्म अदाकार, इतनी आपने 250 फिल्मों में काम किया, ये अपने साथियों के ऊपर कैंची चलाने का काम आपने ले लिया, आपको इसमें हटाने के भी दुख हो रहा है? जब ये मुझे एक अधिकार दिया गया था या ये पद दिया गया था तो मैंने ये इस वजह से लिया था क्योंकि सिर्फ कैंची नहीं चलाई जाती है सेंसर बोर्ड में। उसका काम ही यही है, कैंची चलाना है। मैं पास कर देते पूरे का पूरा, कहीं ना कहीं तो गलती है। सर्टिफिकेशन देते हैं। अब हर पुलिस डिपार्टमेंट का काम कुछ का, लॉ का काम कुछ है। ये अपनी बोलने वाली भाषा में कहते हैं कैंची चलाना। हाँ, नहीं, कैंची चलाने का काम तो है, पर कैंची चेयरमैन नहीं चलाता है, कैंची बोर्ड चलाता है। मतलब तो उसके बाद आप दस्तखत करते हैं? उसके बाद मैं भी दस्तखत नहीं करता, दस्तखत भी उस पर उसमें आरोही करते हैं। कुछ भी कह लीजिए आप, कैंची चलाने का काम है या दोस्तों पे कैंची चलाने का काम है या कोई भी जिम्मेदारी का काम है। आई थिंक काम तो अपने। आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जेब ही काट ली उन्होंने, इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। मेरे ख्याल से ये हम भारतीयों की एक कमजोरी हो गई है कि हमारे साथ जो होता रहे हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहे, और जैसी कोई आवाज उठाता है तो उस पर फिर 5 किस्म के इंटरप्रिटेशन दिए जाते हैं कि ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है, उसलिए वैसा किया जा रहा है। अनुभव, आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो ये तो नाटक है आपका। हाँ, तो ये भी हो गया तो क्या परेशानी? जब भी मेरी जिंदगी में कुछ भी हुआ मैंने उसका जरूर प्रतिक्रिया उस पर जरूर की थी। आपके फादर तो आपके फेलियर होने पर आपकी पार्टी दावत कर दी, तो आपको आपने अच्छा ढूंढा ये। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत पहले फेलियर से डरने से बचा दिया था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और मेरे पिताजी ने रिजल्ट पहले पता करवा लिया था, मुझे बताया नहीं था। तो स्कूल में आके ले गए थे, वहां भी सिफारिश चलती थी, हर जगह सिफारिश चलती है। तो उसमें उन्होंने मुझे एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले गए जहां हम हफ्ते में, महीने में या 6 महीने में एक बार जाते थे। तो अभी 2 महीने पहले ही गए थे वहां पर शिमला में। तो फिर वहां ले गए, वहां पर उन्होंने मुझे अच्छा समोसा खिलाया, एस्प्रेसो चाय पिलाई और रसगुल्ला खिलाया। तो मैंने कहा क्या हो गया, अभी तो हम 6 महीने बाद यहाँ आने वाले थे। उन्होंने कहा तू फेल हो गया है। तो मैंने कहा तू फेल हो गया तो आप ये मुझे पार्टी क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा ताकि तू जिंदगी में कभी फेलियर से डरे नहीं। तो सवाल फेलियर का नहीं है, सवाल तकलीफ का नहीं है, सवाल उस पर प्रतिक्रिया का है, और अगर गलत बात है तो गलत बात है। पर सरकार ने आपको हटा दिया, एक और फेलियर समझ लीजिए इसको आप। नहीं, मैं इसको फेलियर नहीं समझता हूँ, ये एक और अड़चन है लाइफ की। आप इस राजनीति नहीं, जो राजनीति की डिस्पेंसेशन बनी है तो फिर तो हमें देश को, पुलिस पॉलिटिशियंस को चला देना चाहिए। फिर कोई अत्याचार के खिलाफ, किसी चीज के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए। फिर कोई गलत हो जाए, बात काम करे, चाहे कोई भी काम करे, चाहे किसी भी, जस्ट बिकॉज वो सरकार है तो चुप रहे, बैठे रहे। बड़ा अच्छा किया दिया आपने मेरे लात मार दी, बहुत अच्छा किया। आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, बहुत अच्छा किया। आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बहुत अच्छा किया। आपने मेरी मानहानि की, बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि आपके पास समय नहीं है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने बड़े कलाकार हैं, आपको दोस्त इतने अवार्ड मिले, कोई भी अवार्ड ऐसा नहीं है जो आपका मिला है। सिर्फ एक फिल्म अभिनेत्री अच्छी, उसका अवार्ड आपको नहीं मिला, बाकी सारे अवार्ड आपको मिले हैं। तो सब इतने सारे अच्छे कलाकार होते हुए आपको ये फालतू काम में पड़ने की जरूरत क्या है? इससे आपके कौन से पद्म भूषण या पद्म भारत रत्न बन गए आप उसके लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक ये तो जिम्मेदारी की बात है। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक्टिंग ज्यादा जिम्मेदारी है, या नहीं, मैंने 300 फिल्मों में काम किया, 250 नहीं 300 फिल्मों में काम कर लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास बाकी वक्त है बाकी चीजें करने का। मैं नाटक करता हूँ अपना, मैं फिल्म, बाकी चीजों में पढ़ाई करता हूँ। ये इसलिए मुझे पदवी मिली है। मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात थी जब मुझे इस पद पर नियुक्त किया गया था। हिंदुस्तान में एक ही चेयरमैन है सेंसर बोर्ड का, जैसे एक ही इलेक्शन कमिश्नर है, जैसे एक ही एडवोकेट जनरल है, उसी तरह से ये पर बिकॉज इस
पद पर, बिकॉज हर आदमी के कल्चर पर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसे लगता है कि ऐसा ही। तो आपको लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने आपको कहा जाइए आप? और जहाँ तक ये सवाल है, हरी झंडी दिखा दी। मैं वापिस जा रहा हूँ, लाल झंडी दिखा दी। हरी झंडी जायरे के लिए। अच्छा नहीं, उनको मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मुझसे कहा होता कि अनुपम जी आपको जो है एनडीए सरकार ने चुना है और हमारी ये पॉलिसी है कि हम आपको नहीं रखना चाहते, इसलिए आपने बहुत अच्छा काम किया 1 साल, मगर हमारी मजबूरी है, आप चले जाइए, तो मैं बाइज्जत वहां से चला जाता और फेयरवेल पार्टी भी ले लेता। मगर उन्होंने मुझसे आज तक, अभी तक मुझे ये नहीं बताया गया है कि मैं इस पद पर नहीं हूँ। मुझे जो खत आया है उसमें लिखा है कि शर्मिला जी को अपॉइंट किया है, बड़े बेआबरू होकर तेरे दर से हम निकले। और उससे पहले 2 दिन पहले मुझे सेक्रेटरी साहब का भी फोन आया था और वो आधी बात बोले थे कि अनुपम जी आपके लिए एक बुरी खबर है। तो मैंने कहा मैंने सुनने में आई है मुझे। तो फिर उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में वापस फोन करता हूँ, और वो 2 मिनट आज तक पूरे नहीं हुए। पर सवाल ये है अनुपम जी, जो आप कह रहे हैं कि आपको हटा दिया गया, आपके ऊपर चार्ज ये है कि आप एनडीए सरकार के जो लोग थे उनके तरफ से जो फिल्म उनके लिए आती थी, जैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक फिल्म आई, राकेश शर्मा ने कोई फिल्म बनाई, उसको आपने रोके रखा, बसने में बंद रखा कई दिन तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनल सोल्यूशन को पास कराने का सबसे ज्यादा श्रेय मुझे जाता है। अब ये 2 महीने रुकी रही, 3 महीने रुकी रही, ये तो एक प्रोसेस है। अब ये हाई हैंडेड हर फिल्म में लगती है नहीं, जो फिल्म में जिसमें जो एग्जामिनिंग कमेटी से रिवाइजिंग कमेटी को रेफर होती है उसमें टाइम लगता है। एक फिल्म मैं आपको बताऊं, एक भगवान के ऊपर एक फिल्म बनाई थी किसी केडी शोरी साहब ने, जिसका नाम था धर्म शक्ति। धर्म शक्ति को सेंसर बोर्ड वालों ने, जो एग्जामिनिंग कमेटी ने रेफर कर दिया था, बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि ये एंटी मेडिसिन फिल्म है। अब वैसी तो उस सेंसर बोर्ड के लिए फाइनल सोल्यूशन भी वैसी फिल्म है जो एग्जामिनिंग कमेटी से रिवाइजिंग कमेटी में चली गई। जब मुझे मिस्टर राकेश शर्मा का खत आया तो उसमें लिखा था कि ये साहब मैं इसको मानता नहीं हूं, मुझे लगता है कि वो भी दादागिरी है कि अगर आपकी फिल्म रुकती है आप रिवाइजिंग कमेटी में चले जाइए। फिर मैंने रिवाइजिंग कमेटी में बुलाया उसको, वो लेटर को मैंने रिवाइजिंग कमेटी की एप्लीकेशन फाइनल सोल्यूशन बिना कट के यूए सर्टिफिकेट से पास की गई है। फ़ारेनहाइट भी आपने रोक के रखी? फ़ारेनहाइट भी एग्जामिनिंग कमेटी से रिवाइजिंग कमेटी को रेफर हुई थी और मैंने नहीं रोकी थी। वो एक पैनल होता है जो रोकता है। मैंने फिर उनको बोला आरओ को कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें तो जब अमेरिका में रिलीज हो गई, हमारे देश में क्या फर्क पड़ता है इसका, और विद इन 1 वीक इट वाज पास। पर आपके पता चार्ज है, आरएसएस के आदमी हैं, ये हैं, वो हैं। शाखा में निक्कर पहनी कभी आपने क्या? मैंने बचपन में स्कूल में निक्कर पहनी थी, उस निक्कर यूनिफॉर्म थी वो यूनिफॉर्म थी। शाखा में आप जाके ना कभी शाखा में गया हूँ, ना मैं कभी किसी रैली में गया हूँ, ना मैं कभी किसी की कैनवसिंग के लिए गया हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि हरकिशन सिंह सुरजीत जो है वो उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो आप उनके ऊपर केस करने वाले जो अनाउंस किया? मैंने लेटर उनको ऑलरेडी भेज दिया है, अब उसका जवाब आएगा। उन्होंने, मेरे वकील ने कहा कि 48 घंटे में आपको जवाब देना है। आप अपनी सवाल, अपने जो आपने मेरे ऊपर चार्ज लगाए उनकी पुष्टि कीजिए तथ्यों से, और वो तथ्य क्या है इसमें। मेरे को ये लगता है कि सेंसर बोर्ड की मैं बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इसकी जरूरत क्या है? अमेरिका में सेंसर बोर्ड नहीं है, गाइडलाइंस होनी चाहिए। पहले जो अपने आनंद साहब थे उन्होंने कहा कि कैटेगराइजेशन होना चाहिए। प्रभु, इसका रीजन ये है कि हमारे देश में लिटरेसी का रेट जो है बहुत कम है। हमारे देश की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बड़े शहरों पे नहीं, हमारा शहर छोटे शहरों में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। इसलिए जब तक हम सब लोग इस तरह को पढ़े लिखे ना हो जाएं, तब तक कहीं ना कहीं तो हमको एक रोक तो लगा के रखनी पड़ेगी। 100% 1950 समय आपके पास नहीं था, ऐसा कहना है लोगों का? ये तो बकवास है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि मेरे पास समय नहीं था। इस समय का तो उनको एक बहाना ढूंढना था। अब ये तो कह नहीं सकते थे कि मैंने अपना काम अच्छा नहीं किया, ये तो कह नहीं सकते थे कि जी हमने हरकिशन सुरजीत साहब के कहने पर आपको निकाला है, जबकि उनके लेख में साफ लिखा हुआ है कि अगर तुमने नहीं निकाला। मेरा गुस्सा इस बात से था कि आप जो हैं इतने अपनी कुर्सी के पीछे इतने अटक गए हैं कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप करते जा रहे हैं। पर आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ काम किया, उनका कहना समय आपके पास नहीं था। आपने ऐसा क्या वहां पर कर दिया जिसकी वजह से लगी अनुपम खेर की स्टैम्प सेंसर बोर्ड पे है कि उन्होंने इसको क्लीन कर दिया, ठीक कर दिया? कोई उसमें सिफारिश? देखिए, चेयरमैन का काम तो सबसे पहली बात है रोज ऑफिस जाना नहीं है। अगर सरकार एक ऐसे मंत्री का मंत्रालय चला सकती है जो भागा हुआ है और जो जेल में भी है, तो मैं बंबई में रहकर बिना ऑफिस में जाए बहुत सारा काम कर सकता हूं। जो उसका संविधान है सेंसर का, वो कहता नहीं है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष काम ही कुछ नहीं है, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं आप?
आपको फिल्म नहीं देखनी पड़ती, आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ता, तो आप काम का परेशान हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का अगर काम ही कुछ नहीं है तो प्रेसिडेंट को क्यों बनाया जाना चाहिए? हर रोज कैबिनेट के पेपर जाते हैं, चेयरमैन के पास हर रोज कैबिनेट के पेपर, इधर सेंसर बोर्ड के पेपर जाते हैं। आपको हर फिल्म क्लियर होने से पहले तो आपके पास सिग्नेचर के लिए आती है कि नहीं आती? आपके पास नहीं आती, तो उसके बाद परेशान होने की क्यों जरूरत है? इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इसकी ओर मैं आपसे फिर पूछूंगा सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेता और नाटककार अनुपम खेर से। अनुपम खेर, आपकी बातों से लगता है बार बार मेरे को जी काम कुछ नहीं, फिर भी परेशानी। आपको लगता है आपकी, जैसे वो कहते हैं ना, औरत ने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया, आपकी इज्जत पे हाथ डाल दिया। मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, और इज्जत पे हाथ डाला है तो मेरे पूर्वज कहा करते थे, मेरे दादाजी कहा करते थे कि आप चाहे चपरासी हो, चाहे आप चेयरमैन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप क्लर्क हो, इज्जत पर हाथ में डालने देना। तो इस इज्जत को बचाने के लिए क्या, एक तो आपने कहा कोर्ट केस करूंगा, और क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने अपनी आवाज जनता तक उठानी थी। अपने आप में इस बात में आवाज उठाने में अपने आप में आपका साहस नजर आता है। आफ्टर ऑल एक बात मैं आपसे कहूं कि सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ या उनकी धांधली के खिलाफ बात करने में अपने आप में बहुत बड़ा साहस चाहिए। कोई बहुत आप एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं कर रहे? अगर सारी जिंदगी आपके फर्शों के ऊपर अवार्ड पड़े हुए हैं घर के अंदर, कुछ और अवार्ड जोड़िए उसके अंदर जाकर के। देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रोइंग अप इन लाइफ। आई कांट बी व्हाट आई यूज्ड टू बी एट 28, कांट बी एट 48। देयर इज समथिंग लाइक 27 साल की उम्र में आपने 65 साल का रोल कर दिया। इसलिए किया क्योंकि मुझे अपने टैलेंट पर इतना सक्सेसफुल रोल वो चला आपका फिल्म सारांश का। तो इसलिए अगर मैंने अनकन्वेंशनल चीजें की हैं कि 27 साल की उम्र में लोग हीरो का रोल ढूंढते हैं, मैंने 65 साल की उम्र का रोल किया। आई वाज द फर्स्ट एक्टर जिसने टाइप कास्टिंग के मिथ्य को तोड़ा। अगर मैंने डॉक्टर डैंग किया तो राम लखन भी किया, सौदागर भी किया है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रभु, एक बात मेरे दादा कहा करते थे कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। सीधी सी बात है, सीधी बात है कि अगर मेरे साथ कोई मुझे लगे कि आप मुझसे ये मौलिक अधिकार मत छीने कि मुझे जो मुझसे अगर कोई भी किसी भी किस्म का चीज हो तो मैं बात नहीं करूं, जस्ट बिकॉज आई एम हैप्पी कि मुझे अवार्ड मिल चुके हैं, मुझे फिल्में मिल रही हैं, मैं बाहर ब्राइड एंड प्रेजुडिस कर रहा हूं या मैं ईआर कर रहा हूं, उस बात से मेरे देश में ये मेरे बारे में बोला जा रहा है। कल अखबारों में लिखा था डिटॉक्सिफिकेशन डन, अनुपम खेर आउट, अनुपम खेर सैक्ड, अनुपम खेर दिस, अनुपम। अरे गलत बात है। 20 साल की मेरी जो मेहनत है, जो 20 साल मैंने पूरे इस देश का लोगों का मनोरंजन किया है, पॉलिटिकल मोटिव है 100%। दैट इज व्हाट मेड मी एंग्री द मोमेंट। अगर उन लोगों ने मुझे कहा होता कि आप जाइए और एक खत लिखते प्यार भरा, या प्यार भरा भी नहीं जी, अनुपम खेर जी आप जाइए, मुझे बताया तक नहीं। मेरे काल में रहने से पहले बाकी लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आप बनेंगे चेयरमैन, आप बनेंगे चेयरमैन। बासु चैटर्जी से उन्होंने कहा कि आप बनेंगे चेयरमैन, और फिर शर्मिला जी की अपॉइंटमेंट कर चुकी हैं और मुझे बता नहीं रहे हैं। और फिर मंत्रालय में लोगों ने, पत्रकारों ने उनको फोन किया सेक्रेटरी साहब को, और वो कह रहे हैं अच्छा यू आर द फर्स्ट वन टू टेल मी, आई डोंट नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। पर आपको लगता है कि जब आप सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे, कोई ऐसी उपलब्धियां उसमें भी हैं कि प्रेशर, ये काम करो, ये नहीं करो? ये जरूर हुआ है कि लोगों ने ये भी बल्कि कहा है कि मद्रास से, कैलकाटा से, यार मेरी फिल्में अटकी पड़ी है, आप मुझे जरा उसका परसों करवा दीजिए। आई हैव गॉट देम डन। आई हैव गॉट ए फिल्म पास्ट कॉल्ड ब्लैक फ्राइडे विच इज बेस्ड ऑन 93 राइट्स। लॉट पीपल हैव कॉल्ड मी अप कि यार मेरी एप्लीकेशन चली गई है, जरा एक हफ्ता न ले ले, वो करवा दीजिए। वो भी करवाया मैंने। बाकी मुझे किसी ने ना रिश्वत दी है, ना किसी ने मुझे कोई दुख है रिश्वत नहीं दिया। दे भी देते तो मैं क्या रिश्वत करता, भगवान का दिया हुआ दुख है आपको, किसी ने रिश्वत नहीं, दुख नहीं है। मतलब ये मैं किसी पर आंसर नहीं लगा सकता, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है। ये प्राउड है। लालू जी ने फोन नहीं किया कोई फिल्म पास करने के लिए? लालू जी ने नहीं, मैंने लालू जी से आज तक बात नहीं की है। उन्होंने नहीं किया आपसे बात? मैंने मेरे से किसी मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने या प्रेजेंट मंत्री ने किसी बारे में बात ही नहीं की है। तो सेंसर बोर्ड में मतलब आपके पास ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जिसके अंदर आपको लगा कि नाजायज आपके ऊपर कोई डिमांड की जा रही है? नहीं, दूध के दूल्हा सेंसर बोर्ड था आपके जमाने में। मुझे नहीं किसी ने फोन किया। शायद उनको ये लगता था कि मैं अपना काम तो ठीक कर ही रहा हूँ। पर एक बात है, आपके जितने सारे दोस्त हैं सब बीजेपी में गए, कोई कांग्रेस में गया, तो आपको लगता नहीं था कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? जब मुझे लगेगा तो मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ करने को है। जब मेरा पॉलिटिक्स में दिल आएगा तो मैं ये छुपा के नहीं कहूंगा कि आप मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, करना जरूर करूंगा 100%। जो अभी जो शोर मच रहा है फिल्म में, वही कह रहा हूँ ना कि आप फिल्म सेंसर बोर्ड की, फिल्म की सेंसर बोर्ड की पॉलिसी के अंदर ये मल्लिका शेरावत के सीन काट देना, रोक देना, हल्ला मचाना या किसी और को, आप क्या विश्वास करते हैं कि जो दिखाना नंगा? नहीं, मुझे लगता है फिल्मों में सर्टिफिकेशन होता है। फिल्मों में ए सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट, उसका यू सर्टिफिकेट, इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, वो अलग बात है। दैट डज नॉट कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंसर बोर्ड। बट मुझे सर्टनली लगता था, जैसे मैंने पद संभाला था, मैंने कहा था टेलीविजन में हमें वी हैव टू बी केयरफुल। टेलीविजन में जो आपके जमाने में पास नहीं? मेरे जमाने में पास हुई थी। तो आपको लगता है ठीक थी क्या? आपने
इट वॉज एन एडल्ट सर्टिफिकेट। आई थिंक एनीबडी जो पिक्चर देखता है, टिकट खरीदते है, लाइन में खड़ा होता है और फिर अंदर जाता है और पिक्चर देखता है, उसके गन पे कोई नहीं कहता कि पिक्चर देख, तो वो 18 साल से ऊपर है, उसको पिक्चर देखो। फुल न्यूडिटी अलाउ कर सकते थे अगर आप तो फुल न्यूडिटी कहाँ है उसमें? फुल अगर होती तो नहीं, मुझे नहीं लगता। आप अभी तैयार नहीं है? मुझे नहीं लगता। हैरानी की बात पता क्या है प्रभु जी, ये जितने मेंबर इस समय हैं हर रीजन में, 9 रीजन में सेंसर बोर्ड में, जितने भी लोग हैं जो पिक्चर देखते हैं एग्जामिनिंग कमेटी के या पैनल के, वो सब बीजेपी गवर्नमेंट ने नियुक्त किए थे। उनको तो किसी को नहीं हटाया है, किसी को नहीं। हर जगह मैंने पिछले 1 साल में कम से कम 8 बार उनका नंबर लगता नहीं आएगा उसके बाद, आपके बाद उन्हीं का नंबर आएगा ना। भगवान करे ना आए ऐसा, वरना हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमारे देश को जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर यही हो रहा है, ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। एब्सोल्युटली मूल्यों के खिलाफ है। मतलब कल को ये बोलना शुरू कर देंगे, कल लेफ्ट वालों को लगेगा सरकार ये वाली, इनको बोलो इस आदमी को रोल मत देना, इसने एक बार कभी बीजेपी के बारे में बात की। पर एक बात है, बीजेपी और लेफ्ट का पॉइंट ऑफ व्यू तो एक है ना कि जितना कवर करो उतना ठीक है। मैं समझा नहीं, जितना कवर करो शरीर को या इकोनॉमी को उतना ही अच्छा है ना। दोनों लेफ्ट और बीजेपी हमें देखिए प्रभु जी, ये एक अजीब सी धारणा बन गई है कि बीजेपी जो है कहीं टेररिस्ट ग्रुप तो नहीं है। मुझे लगता है बीजेपी ने अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं और उसकी कुछ उपलब्धियां भी रही हैं। लेट्स नॉट इग्नोर द उपलब्धिज ऑफ द पार्टी। आई एम नॉट सेइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ देम, but as a citizen of this country, I feel I must applaud for the things that they have done. ठीक बात है। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार आपको अपॉइंट करे उसकी आइडियोलॉजी को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं, आई डोंट करना पड़ता है ना। नहीं, मैं बिल्कुल दावे की डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि ये हमारी आइडियोलॉजी है, प्लीज इन पर चलिएगा, किसी ने नहीं कहा। और भगवान इस बात में तो सेंसरशिप पे वापस आ रहा हूँ। उनकी आइडियोलॉजी ये है कि नंगापन नहीं होना चाहिए, फुवड़पन नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है इनकी भी वही है, लेफ्ट की भी वही है? नहीं, कांग्रेस की भी वही है। इन्होंने मुझे अभी 1.5 महीना पहले अपनी मीटिंग में बुलाया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, एक बाकी चैनल वालों को बुलाया था और बोला था कि अगर आप ये सब करेंगे हम आपके चैनल बंद कर देंगे। क्या सब करेंगे? अगर आप हम ये रिमिक्स वीडियो दिखाएंगे, अगर आप एडल्ट मूवीज ऐसे टाइम पर दिखाएंगे जो नहीं दिखानी चाहिए, तो वी विल टेक अवे योर लाइसेंस ऑफ चैनल। So don't say that they आपके सामने कहा था उनको? मैं उस मीटिंग में था। उसको किसने बुलाई थी वो मीटिंग? डिप्टी सेक्रेटरी ने। अच्छा, जॉइंट सेक्रेटरी ने। तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारी गाइडलाइंस है कि आप रंगापन नहीं दिखा सकते, रीमिक्स नहीं दिखा सकते। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसलिए कहा था कि भारत के प्रेसिडेंट ने खत लिखा था उनको कि भैया ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। तो उसके बावजूद भी आपको फिर 1.5 महीने बाद फिर हटा दिया उन्होंने। That's right. This is why इसलिए निकाला गया है कि उनको किसी को बलि का बकरा बनाना था। तो आप वरना जो मिस्टर हरकिशन सुरजीत के जो पेपर हैं उसमें सबके नाम के आगे लिखा है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने किया। मेरे नाम के आगे कुछ भी नहीं लिखा है। तो ठीक है, आप बलि का बकरा बन गए और जिंदगी में आपके कुछ भी हो सकता है। आप हमारे स्टूडियो में आए और आगे क्या करेंगे तो बाद में पूछेंगे। इसके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।